तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ इंटरव्यू में है हमारे अमित जी दिल्ली से और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताते भी हैं। कई बार हम फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो अमित जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। कैसे हैं अमिताभ जी आप? आपका आशीर्वाद है सर। अरे सर, ये इनके जो शब्दों के बाण हैं बड़े शानदार हैं और बड़े शानदार शब्दों का इनके पास गुच्छा भी है। तो अमित जी मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, भाजपा जिस तरीके से 3 राज्यों का चुनाव वो जीती, फिर हरियाणा जीती, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत रही, मतलब अनएक्सपेक्टेड था इतनी बड़ी जीत। लेकिन जैसे अब दिल्ली का चुनाव आया है, जी, तो क्या आपकी समझ कह रही है कि दिल्ली में क्या होगा? पंडित जी सबसे पहले तो आपको प्रणाम और आपके देखने वाले सभी सज्जन जितने भी हैं और जितनी महिलाएं देखेंगी सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। जी, आपने अपने शो पे मुझे बुलाया इसके लिए आपको साधुवाद और आपने मुझे इस लायक समझा इसके लिए भी आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत अब मैं शुक्रिया भाई आपके साहब। सवाल पे आ जाता हूँ कि दिल्ली में भाजपा का प्रदर्शन क्या रहेगा? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको बिल्कुल ठीक? बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, तो आपका सवाल है कि दिल्ली में भाजपा का प्रदर्शन क्या रहेगा? तो अगर मैं छोटा से छोटा बोलूं तो बिल्कुल लचर रहेगा, निराशाजनक रहेगा और दिल्ली में बीजेपी कोई भी करिश्मा या करामात नहीं कर पाएगी। मतलब अगर क्योंकि लास्ट के 2 चुनाव उठा के मैं देखूँ तो एक बार 2-3 सीटें थी, अब की बार 7-8 सीट जीती थी। तो कोई ऐसा समीकरण आपको नहीं लगता कि भाजपा मतलब कम से कम कितनी सीटें आपको लगता है अभी भाजपा इससे ऊपर नहीं चढ़ पाएगी? 10। आपके हिसाब से भाजपा 10 सीटों से ज़्यादा नहीं ले पाएगी? जी, बिल्कुल। देखो आज तक का रिकॉर्ड था कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंडिया में तीसरी बार केंद्र सरकार नहीं आई। जी, अब की बार तीसरी बार आई, हरियाणा में जी, कभी 2 बार से ज़्यादा नहीं आई थी, तीसरी बार आई। महाराष्ट्र जी, में कभी ऐसा समीकरण नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ। क्या ऐसा जी। गुंजाइश नहीं लगती है आपको कि कांटे की टक्कर नहीं तो कम से कम 25 से 30 सीटें भाजपा जीत जाए? पंडित जी जो भाजपा के चाहने वाले उनको मेरी बात बहुत बुरी लगने वाली है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाजपा के पास दिल्ली की बात करें तो ना इनके पास नेतृत्व है, ना इनके पास ऐसे लोग हैं, ना इनके पास ऐसे मुद्दे हैं, ना इनके पास ऐसा माहौल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके दम पे ये चुनाव जीत सके। भाजपा जो है एक समय में इनके पास युवा मोर्चा में बहुत जांबाज, धुरंधर और काबिल लोग हुआ करते थे। जी, मैं युवा मोर्चा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीजेवाईएम मतलब भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली इसका गढ़ हुआ करता है। जी, इसके बाद दिल्ली में एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करके है। तो जी, एक समय में विद्यार्थी परिषद से भी बहुत अच्छा टैलेंट निकल के आता था। जैसे विजय जॉली हो गए, अरुण जेटली हो गए, फिर उसके बाद और विजय गोयल साहब हो गए। तो हाल फिलहाल में ना युवा मोर्चा पे इन्होंने जोर दिया, ना इन्होंने विद्यार्थी परिषद पे जोर दिया, ना इन्होंने महिला मोर्चा पे जोर दिया, ना इन्होंने व्यापारी मोर्चा पे जोर दिया, ना इन्होंने किसान मोर्चा पे जोर दिया। अभी हाल फिलहाल में 7 में से 6 जो इनके सांसद थे उन तक के इन्होंने टिकट काट दिए। नए महिलाओं की तरफ से कोई नई युवती निकल कर आई है। नुपुर शर्मा है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। आज से 5 साल पहले वो दिल्ली के लिए वो धुरंधर महिला होती थी, जुझारू महिला होती थी। आज नुपुर जी, शर्मा का कुछ पता नहीं है। युवा जी, चेहरे का पता नहीं है, व्यापारी वर्ग से पता नहीं है, महिलाओं से पता नहीं है, किसान मोर्चा से पता नहीं है। कोई मुद्दा इनके पास नहीं है जिस मुद्दे को लेकर ये आगे जाएं। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है जो ये दिल्ली की जनता से कह सके कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे। महाराष्ट्र में ये इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने एक योजना चलाई थी लाड़की बहना करके, तो जी, उसकी वजह से ये आ गया। आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मानो या मत मानो बीजेपी को लोगों ने 2 वजह से वोट दिया। जो मुझसे कोई पूछे वो 2 वजह क्या है? एक, जी, वहाँ पिछले 10 साल से जो युवा है बिना पर्ची और बिना खर्ची के उन लोगों को नौकरियां मिली। जी, दूसरा, जो वहाँ का दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो ये जो 2 बड़ी बातें हैं जिसकी वजह से हरियाणा में इनको जीत मिली।
जो महाराष्ट्र की बात कही आपने, लाड़की बहना की वजह से जीत मिली, तो योजनाएं होती हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो एमसीडी में भी बीजेपी हार गई, क्योंकि एमसीडी में 15 साल रहने के बाद भी एमसीडी में कोई योजना नहीं चलाई बीजेपी ने। और अगर आप विधानसभा की बात करें तो ये सिर्फ केजरीवाल से नहीं हार रहे, इससे पहले मैडम शीला दीक्षित जी मरहूम होती थी, तो शीला दीक्षित जी ने भी 3-3 बार इनको हराया और एक तरफा हराया। एक बार इनकी 14 सीटें आई थी, एक बार इनकी 16 सीटें आई, और तीसरी बार तो जब चुनाव हुआ तो फिर ये 62-63 सीट पे केजरीवाल जी आ गए और 7 सीट पे बीजेपी रहेगी। तो दिल्ली कभी भी विधानसभा की अगर हम बात करें तो खुराना साहब के बाद कभी भी बीजेपी के लिए मजबूत पक्ष नहीं रहा। ये तो 25 साल से बाहर है। शीला दीक्षित जी ने 3 बार लगातार हराया, और ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी भी ये हैट्रिक मारेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी पंडित जी। लेकिन अगर मैं हरियाणा से लगते जो बाउंड्री दिल्ली की लगती है, 17-18 सीटें लगभग हैं, तो क्या 17-18 सीटों में वहाँ की जनता, क्योंकि हरियाणा से भी जुड़ी हुई है, बोल भाषा भी सब हरियाणा से जुड़ा हुआ है, तो क्या यहाँ की जनता ये नहीं मानती कि चलो क्योंकि दिल्ली की ही जनता थी, साथ के साथ हमेशा से ही भाजपा को लोकसभा की सीट दिलवा रहे हैं और विधानसभा में टाई-टाई फिश हो जाती है भाजपा की। क्या अब की बार वो ये नहीं चाहते कि कुछ अब की बार परिवर्तन होगा, कुछ ऐसा होगा? आपकी बात में थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ कि अगर दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से जुड़ती है तो एक तरफ से यूपी से भी जुड़ती है, जहाँ पे एक लोकप्रिय चेहरा है बुलडोजर बाबा करके। जी। तो आप 22 ही क्यों जोड़ रहे हो? 7-8 और जोड़ लो और 30-32 कर दो इसको, कि 3 तरफ से हरियाणा है, एक तरफ से यूपी है, तो 30-35 सीटें तो बीजेपी शासित प्रदेशों से चिपके हुए हैं। जी। अगर ये तो इतना ही अच्छा था तो लोकसभा के चुनाव में 7 में से 6 सीटिंग जो आपके सांसद थे उनका टिकट क्यों काट दिया? क्योंकि उनको भी पता था इन्होंने 10 साल में ऐसा कुछ किया नहीं है कि इनके नाम पे हम लड़ सके। तो बीजेपी ने तो खुद इस बात पे मुहर लगा दिया कि 10 साल से जिन लोगों को इन्होंने मौका दिया उन्होंने 10 साल में भी ऐसा कुछ नहीं किया। सिटिंग अगर ऐसा सोचें तो इस तरीके से तो केजरीवाल साहब ने भी 10-11 टिकटें का ऐलान कर दिया और जो जी, कि और वो उसमें भाजपा से और कांग्रेस से आए हुए लोग हैं उनमें भी। तो क्या बिल्कुल सही केजरीवाल बात है साहब आपकी। को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं था, जो उन्होंने और लोगों को टिकटें दी? ठीक है, तो अब आपके 2 सवाल हो गए। एक हो गया कि जो हरियाणा से सटे हुए सीट है उनका क्या रहेगा, और केजरीवाल साहब ने अपने सिटिंग विधायकों का टिकट क्यों काट दिया? जी। तो पहले किसका, केजरीवाल जी का जवाब दे दूं या हरियाणा से चिपके हुए जो चाहूँगा सर छोटे-छोटे जवाब चाहूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहूँगा मैं, छोटे-छोटे जवाब दोनों के ही। केजरीवाल जी ने बीजेपी के लोगों को इसलिए मिलाया क्योंकि उनको वैसे भी 70 में से 10 से 15 सीटें तो वो काटते ही काटते। उससे क्या होता है, जो एंटी इनकम्बेंसी होता है वो फैक्टर कम हो जाता है, क्योंकि यही कई काम बार अगर भाजपा ने किया हो तो लोकसभा के दौरान? हाँ, तो भाजपा ने अगर मान लीजिए 7 में से 1 या 2 या 3 का टिकट काटती तो समझ में आता है। 7 में से 6 का टिकट काटना थोड़ा-सा अप्रत्याशित लगता है। अगर मान जी, लीजिए जी। आप 40% या 30% टिकट काटते हो तो ठीक है समझ में आपकी आता बात। है कुछ के नहीं, खिलाफ ठीक है होगा। अब आपकी बात। सारे के जी, सारे के खिलाफ हो तो ये थोड़ा-सा अजीब लगता है। जी, केजरीवाल जी ने 70 में से फर्ज करिए 20 या 25 लोगों का काटा, तो मान लेते हैं 30% लोगों का उन्होंने टिकट काटा। जी। भाजपा तो चलो 2, 4, 8 सीटें जीत चुकी विधानसभा में। 10 ठीक, सीटें आपने भी कह दी मैक्सिमम आ जाएँगी। कांग्रेस क्यों नहीं खाता अभी खोल पा रही? कांग्रेस इसलिए खाता नहीं खोल पा रही क्योंकि कांग्रेस का बेस्ट चांस था जब वो अभी लोकसभा के चुनाव में केजरीवाल जी के साथ मिलके लड़े थे, जी, और उसके बावजूद वो नील बटा सन्नाटा या सिफर था, मतलब कुछ भी नहीं था उनके पास। जी, तो जब वो केजरीवाल के साथ मिलके कुछ नहीं कर पाए तो एकला वो क्या ही कर पाएंगे, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, उनका जितना वोट था वो सारा ही वो ट्रांसफर हो गया केजरीवाल जी के पास, तो अब कांग्रेस के पास बचा ही कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर 3 लोग हैं जो कांग्रेस को वोट देते हैं, एक हो गया दलित समाज, एक हो गया जी, अल्पसंख्यक समाज, और एक हो गया पूर्वांचल का समाज। जी, इसके अलावा एक रेडी पटरी का समाज होता है, एक इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी का समाज जो वोट देने निकलता है। जी, और ये सारा का सारा जैसे झुग्गी झोपड़ी का वोट हो गया, पूर्वांचल का वोट हो गया, अल्पसंख्यक का वोट हो गया, दलित का वोट हो गया, अकलियत जिसको बोलते हैं, और महिलाओं का वोट हो गया। यही वो वोट जी, था जिसके बल पे मरहूम शीला दीक्षित जी ने 15 साल तक दिल्ली में शासन किया। सारा वोट एन मास जो है एक तरफा वो आम आदमी की तरफ चला गया है। तो चूंकि वोट है ही नहीं दिल्ली में कांग्रेस के पास, तो ये जमानत भी नहीं बचा पाएंगे एक भी सीट पे।
जीतना हारना तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में 70 सीट है और 70 की 70 सीट पे कांग्रेस पार्टी का जमानत जब्त हो जाएगा इस फरवरी वाले विधानसभा चुनाव। ओके, तो जी आपका मतलब ये जो कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो सारा का सारा आम आदमी पार्टी के पास चला गया। जी बिल्कुल। लेकिन एक समीकरण ये भी बताता है कि जब पहला चुनाव हुआ आम आदमी पार्टी के टाइम पे लगभग 32% वोट भाजपा को मिले। जब जी दूसरी बार बिल्कुल। 2020 में चुनाव हुआ लगभग 38% भाजपा को वोट मिले। भाजपा का वोट जी परसेंटेज तो बढ़ा। अब जी बिल्कुल। भाजपा का इंटरनल सर्वे ये कहता है हमें 43 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज वोट मिलेगा। लेकिन हमारा ठीक। टारगेट है कि 46% हम वोट लें। ठीक। इन बातों में कुछ दम लगता है भई ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? 1 मिनट को मान लेते हैं कि वो सच बोल रहे हैं, मान लीजिए। जी। तो अगर 45% वोट भाजपा के पास गया तो आम आदमी के पास कितना चला गया, अगर कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं तो? कुछ तो होगा ही। ऐसा जैसे हरियाणा में कोई भाजपा क आम आदमी पार्टी की सीट नहीं आई, लेकिन कुछ प्रतिशत तो वोट लेगी वो। चलिए वो कुछ मान लेते हैं, 5% वो 5, मेरा वो आ नहीं रहा है, 5% मान लेते हैं कि कांग्रेस के पास जाता है। जी। तो 45 हो गए बीजेपी के, 5 हो गए कांग्रेस के और 50 हो गए केजरीवाल के। तो 50% वाला जीतेगा या 45% नहीं, वाला ठीक जीतेगा? बात है आपकी, ठीक बात है। अगर ऐसा होता है तो फिर भी आम आदमी पार्टी तो जीत ही रही है। लेकिन कई बार समीकरण इस तरीके से भी देखा जाता है कि किसी एक सीट पर वोट बैंक पूरा का पूरा एक ही पार्टी को मिल जाता है। वो हो सकता है एक विधायक लाख सवा लाख वोट से जीत गया और भाजपा मतलब दूसरी पार्टी के 5-5 10-10 हजार से जीत गए। तो वोट ये प्रतिशत तो वहां भी गया। तो क्या मैं ऐसा समझ समीकरण गया। है माना? आप कह रहे हो कि जो हरियाणा में हुआ वही दिल्ली में भी होगा क्या? जैसे हुड्डा साहब एग्जैक्टली 1.5 लाख वोट से जीत गए और बीजेपी वाले 2-2 हजार, 50-50 वोट से भी जीत गए। 32 वोटों से 45 भी जीते हैं। 45। हाँ वही मैं, आप यही कह जी, रहे हो जी, ना कि जी। जो हरियाणा में जी। चमत्कार हुआ वही चमत्कार दिल्ली में भी होगा क्या? हाँ, बिल्कुल। मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, तो वो तो मान लेते हैं भई एक तरफ़ा आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया, मान लेते हैं। नहीं तो महाराष्ट्र में जितनी मुस्लिम वोट थी सीटें थी, उनमें 50-50 ये महायुति और महाअघाड़ी डिवाइड कर गए। ऐसा ही कोई समीकरण अगर वहाँ पर भी हो गया, तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं लगा सकते भई ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो? चलिए, अगर और मगर पे दुनिया नहीं चलती है, दुनिया यथार्थ और प्रैक्टिकलिटी में चलती है। जी, और हरियाणा हरियाणा और महाराष्ट्र में जो हुआ वो दिल्ली में नहीं हो पाएगा। आप पूछ तो ये भी सकते थे कि झारखंड में बीजेपी फिर क्यों हार गई? झारखंड झारखंड है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र है, हरियाणा हरियाणा और दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली जी, जो है भारत की सबसे ज्यादा शहरीकृत क्षेत्र है। जितने जी, शहर मतलब जितना टाउन के हिसाब से या सिटी के हिसाब से दिल्ली है, ना उतना हरियाणा है, ना महाराष्ट्र है, ना झारखंड है, कोई जगह नहीं है। जी, दिल्ली में 100% इलेक्ट्रिसिटी है। दिल्ली में 100% जो लोग हैं वो नौकरी पे चलते हैं। दिल्ली में 100% लोग जो हैं वो काम या धंधे वाले लोग हैं। इस वजह से दिल्ली की जो आबो हवा है वो और जगह से थोड़ी सी अलग है। और होता क्या है, दिल्ली में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो महाराष्ट्र में भी है, हरियाणा में भी और झारखंड में, महिलाएं। जी, महिलाएं जो हैं एक तरफा केजरीवाल को आज की तारीख में वोट दे रही हैं। वो इसलिए दे रही हैं क्योंकि महिलाओं को 3 काम करना होता है। एक, या तो रोज सुबह ऑफिस जाना होता है, तो बस से वो जाती है और उनको फ्री सेवा मिल रही है। दूसरा, महिलाओं को अपने बच्चों के साथ स्वास्थ्य सुविधा लेनी होती है, वो दिल्ली के अस्पताल में पहले से ज्यादा बेहतर हुई है। लेकिन जो हॉस्पिटल का आप ज़िक्र कर रहे हैं, उसके ऊपर भी करप्शन का एक नाम सुना था कि भई 30-30 सेकंड में कैसे मरीज को चेक कर रहे हैं और कैसे उसको दवाई भी दे रहे हैं। ये एक ऐसा मामला उठा था काफ़ी दिन पहले। क्या उन देखिए चीज़ों के बारे में आपका शहरी वोटर नहीं सोचता होगा भई ऐसा भी हुआ, उधर से केजरीवाल साहब को जेल भी जाना पड़ा या इसके अपोज़िट ऐसा सोचेंगे ये इमोशनल है तो केजरीवाल को और बड़ा बेनिफिट मिलेगा इसका? अजीत पवार का नाम सुना आपने? जी, बिल्कुल। कैलाश गहलोत का नाम सुना आपने? जी, 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 सर। आज से 2 साल पहले इन दोनों पे आरोप लगा था। आज से 2 साल पहले ईडी के दफ्तर में दोनों गए थे। जी। आज ये किसके दफ्तर में जाते हैं? तो इस पे तो मैंने एक फडणवीस साहब का एक बाइट भी देखी थी, वो कह रहे थे इस पे केस तो चला हुआ है, अभी इनको क्लीन चिट तो नहीं मिली।
शायद ठीक है। ऐसा मैंने सुना था, शायद। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जी। आपके सवाल का जवाब मिला नहीं मिला आपको अभी? अब चलो, आप जिस एंगल से इसको सोच रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो केजरीवाल साहब को जेल जाना पड़ा, क्या वोट बैंक उसको उसके पक्ष में ही देखेगा या अपोजिट में देखेगा? सिर्फ सवाल इतना है। कुछ नहीं देखेगा, वो देखेगा जो मुझे फैसिलिटी दे रहा है मैं उसको वोट दूंगा। ओके। अब एक चीज बताइए, कैलाश गहलोत साहब आज किस पार्टी में है? नहीं, ठीक है, हम थोड़ा-सा ज़्यादा दूर ना जाते हुए, फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, केजरीवाल साहब की पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, इन 3 से भी अलग कोई वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार या कोई और पार्टी नहीं, कुछ ऐसा चला हुआ है? नहीं, 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 आप कांग्रेस पे भी मत जाइए। ये बिल्कुल आमने-सामने का चुनाव रहेगा, केजरीवाल वर्सेस मोदी और शाह, क्योंकि बीजेपी में कौन इनके पास कोई है ही नहीं और केजरीवाल साहब 60 और बीजेपी 10। कांग्रेस की तरफ से हमारे हरियाणा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, क्या उनका जी, कोई प्रभाव नहीं दिख पाएगा दिल्ली में? वो बिल्कुल वहाँ रहते हैं, लेकिन राजनीति वो अपनी हरियाणा में करते हैं। और हरियाणा में भी अगर आप देखें तो हुड्डा साहब का जो पैठ है, ना वो जी, अहिरवाल बेल्ट में था, ना ही वो गुजरवाल बेल्ट में था, वो सिर्फ जाटलैंड के नेता है। ये तो हुई एक बात। दूसरी जी, बात, अगर उनकी राजनीति में इतना ही जोर होता तो लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं उन्होंने यहाँ पे कुछ रैली किया? लोकसभा के चुनाव में कर लेते। और उसके अलावा ये पिछले 40-45 साल से सक्रिय राजनीति में है। तो हुड्डा साहब ने जी, शीला दीक्षित के समय में भी कोई योगदान नहीं दिया। जाटों का कांग्रेस में एक बड़े नेता होते थे, उनका नाम था सज्जन कुमार। लेकिन सज्जन कुमार के बाद इन्होंने जाट नेता कोई तैयार नहीं किया। और आज भी सज्जन कुमार का दिल्ली में कोई तोड़ या कोई जोड़ नहीं है। लेकिन सज्जन कुमार साहब किसी वजह से आज है नहीं सक्रिय राजनीति में। और आज भी कोई जाट नेता या दिल्ली देहात का नेता कांग्रेस के पास नहीं है और हुड्डा साहब का कोई दिल्ली की राजनीति में इतना कोई खासा प्रभाव नहीं है। ओके। ठीक है भाई साहब, एक फिर हम किसी डिबेट में मिलेंगे। ये तो नॉर्मल बातचीत थी। हमारे साथ कोई और भी जुड़ेंगे, फिर हम फिर से मिलते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया ठीक है। सर। जय ठीक। श्री राम।